चलिए बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये आपके सीबीटी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। देखिए, कह रहा है डीसी जनरेटर में बातें ना इंड्यूस ईएमएफ की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है। ये आपको ऑप्शन दे दिए हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू 5Z n अपॉन 60। दूसरा दिया है E इज इक्वल टू 5ZN A बाई 60 इंटू P। और तीसरा दिया है इज इक्वल टू ZN P अपॉन 60 इंटू 5 इंटू A। और चौथा दिया है EMF इज इक्वल टू 5ZN P बाई 60। तो भैया ये क्वेश्चन दे दिया है, तो मैंने दे दिया है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। तो इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सब हम बता देंगे, ठीक है। देखो, इसमें आंसर आपका ये सही है, ठीक। तो क्यों देखिए सही है, ठीक। अब देखिए, आपका जो ईएमएफ उत्पन्न होता है कहां पे होता है? आर्मेचर। कहां पे उत्पन्न होगा हमेशा? आर्मेचर। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कहां उत्पन्न होता है, तो कहां होता है? आर्मेचर। अब ये भी पूछ लेगा कि ये किस प्रवृत्ति का होगा, तो ये आपका एसी होगा, ठीक। बन गए दो क्वेश्चन इसमें से। अब देखिए, और देखिए ईएमएफ, ठीक। अगर जनरेटर के केस में कहेंगे तो इसको बोल देंगे ईजी। अगर जनरेटर का केस होगा तो इसको बोलेंगे ईजी। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ZN 60 बाई A। ये आपका ईएमएफ हो गया। अब बच्चों को कंफ्यूज तुम लोग करने के लिए क्या करेंगे? ये तो आप जनरेटर में लिखेंगे। अगर आप कहा जाए मोटर में लिखो तो मोटर में ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू 5ZP N बाई 60 है एक ही चीज। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी भी दो कंडीशन होती है। अब इसकी भी दो कंडीशन होती है। अगर लैप बाइंडिंग होगी, क्या होगी? अगर लैप बाइंडिंग होगी तो लैप बाइंडिंग में कंफ्यूज हो गए थे, क्वेश्चन में लैप का था। तो इसमें क्या होगा? A बराबर P होता है। जो A बराबर P होता है उस कंडीशन में क्या होगा? P और A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तब ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 5ZN अपॉन 60। ये आपका लैप बाइंडिंग में हो जाएगा, ठीक। अब लैप बाइंडिंग यूज कहां करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लैप बाइंडिंग कहां यूज करोगे ये भी पूछ लेगा। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? हाई करंट, जहां हमको हाई करंट चाहिए, और लो वोल्टेज, वहां पर हम लोग लैप बाइंडिंग यूज करेंगे। और ये कहां यूज करते हैं? मोटर। कहां यूज करते हैं? मोटर। क्लियर है? अब आते हैं हम वेव बाइंडिंग में। वेव बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर 2 होता है। पोल आपके कितने बनेंगे? 2 समांतर पथ आपके 2 बनेंगे। तो यहां पे हो जाएगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू ZPN बाई 120। ये आपका वेव बाइंडिंग हो गया। अब वेव बाइंडिंग कहां यूज करोगे? वेव बाइंडिंग आप लोग हाई, जहां आपको वोल्टेज चाहिए, और लो करंट जहां चाहिए, वहां पे हम लोग कहां पे यूज करोगे? जनरेटर। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, लेकिन तुम लोग को याद है कि नहीं है?
थीटा ई और थीटा एम में क्या रिलेशन होता है? मैकेनिकल एंगल बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रिकल एंगल अपॉन पोल्स। मैकेनिकल एंगल बराबर, ठीक, वो भी सही है। अब देखो ये उसको बोलते हैं थीटा एंगल, इसको क्या बोलते हैं? थीटा एंगल। थीटा एंगल इक्वल टू होता है p/2 इंटू मैकेनिकल एंगल। अब इन्होंने बताया है, इन्होंने उल्टा बता दिया, कोई बात नहीं, है तो सही। तो ये जाएगा थीटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/p इंटू कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी बात में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। क्या कह रहा है? कम्यूटेटर को भी कहा जाता है, जैसे तुम्हारा नाम मोहित है, तुम्हारे घर का भी नाम होगा, पप्पू, बबलू, सोनू, मोनू, ये सब नाम होगा ना। तो वही कह रहा है कि कम्यूटेटर तो है ही है, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक। तो चलो पहले देखते हैं कम्यूटेटर होता क्या है, ठीक। देखिए कम्यूटेटर आपका आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, किससे? आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, ठीक। देखो कहते तो इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर, आंसर पहले जान लो, ठीक। अब मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक, ये क्या होता है? आर्मेचर के साथ सॉफ्ट में स्टेब्लिश होता है, ठीक। तुम लोग तो पूरी मशीन देखो ना, ठीक। अब देखो ये किसका बना होता है? हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है, सही है। हार्ड रॉक कॉपर, अजुदीन गए ना, अभी बोलते कठोर कर्षित कॉपर तांबा, इसको बोलते हैं हिंदी में कठोर कर्षित तांबा, ठीक। हम हमेशा कहते हैं जो आप टर्म्स हैं उसको इंग्लिश में याद करिए, ठीक। अब देखिए ये तो आपका बन गया किसका बना होता है, अब इसका काम देखिए क्या होता है, ठीक। मैकेनिकल रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक। लेकिन ये मैकेनिकल, इसलिए मैकेनिकल रेक्टिफायर। अब देखिए मैकेनिक ये क्या करेगा? एसी को डीसी में, किस में करेगा? जनरेटर में, और डीसी को एसी में करेगा मोटर में, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि योग किसका बना होता है? मशीन का जो ढांचा होता है, फ्रेम होता है, किसका बना होता है? तो देखिए दो चीजें होती हैं, छोटी मशीन के लिए कॉस्ट आएगा। ये आपका रिवीजन है, एक क्वेश्चन में पूरे सब डिसेक्शन कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। बड़ी मशीनों के लिए कॉस्ट स्टील, इसका काम क्या है? फ्लक्स को पाथ देना या बाहरी आघातों से बचाना, ठीक। ये पता है तुम लोग को, अच्छा। अब इसी में आते हैं आपके आर्मेचर। कम्यूटेटर की बात हो रही तो आर्मेचर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील, ठीक। किसका बना है? सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है, ठीक। इनकी थिकनेस क्या होती है? 0.35 mm से 0.350 mm, क्लियर है, ठीक। और इसमें खांचे लगे होते हैं जो आपको कंडक्टर में भरने हैं। कंडक्टर मतलब क्या? जो अपनी कॉपर होती है उसी को, ठीक। अच्छा ये आपका रोटेटिंग पार्ट है, ठीक। इसमें क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं, ठीक। अच्छा अब आता है इसके बाद, इस कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है आपका ब्रश, ठीक।
ये क्या करेगा, कम्यूटेटर से आपकी करंट लेगा, कम्यूटेटर से आपकी करंट लेगा और बाहरी सर्किट को भेज देता है। ठीक, इस बना किसका होता है, ये कार्बन ग्रेफाइट या ग्रेफाइट। ठीक है, कम्यूटेटर के दोनों सिरों की तरफ कनेक्टेड होता है। ठीक, काला काला छोटा सा होता है। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम इस पे इन्वर्टर पे। रोटेटिंग एम्पलीफायर किसे कहते हैं, डीसी जनरेटर, रोटेटिंग एम्पलीफायर किसे कहते हैं, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं, डीसी जनरेटर को हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, अच्छा इन रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी को डीसी में, रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट होता है। बाकी कई प्रकार के होते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉनिक्स का जब आएगा तो बताएंगे। अब इसके बाद आते हैं इन्वर्टर पे। ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है आपका कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, वो एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है चोपरवा, ये डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सेमीकंडक्टर। हम कहते हैं कोई भी टॉपिक आप पढ़िए उसकी चीरफाड़ कर दीजिए, इससे कम से कम 20 क्वेश्चन बनेंगे। इससे जो इस टॉपिक से कम 20 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिखी है, यहाँ पे ऑल है भाई, पूछ रहा है। अब देखिए पूछा सेमीकंडक्टर कौन, तो भैया जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, तो भैया ये तीनों सेमीकंडक्टर हैं। ठीक, चलो सेमीकंडक्टर की चीरफाड़ करते हैं। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर को हम लोग मेनली कहा जाए तो दो प्रकार में बांटेंगे। ठीक, एक होता है आपका पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप। ठीक, पी टाइप देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, देखो देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, इसेंट्रिक एक्सटेंट्रिक। ठीक, लेकिन हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सटेंट्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डोपिंग से बना सकते हैं। तो क्या होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, अब देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इनके में भी 4, इनके में भी 4, या कह सकते हैं इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। वैलेंसी भी कितनी होती है इनकी, 4। ठीक, मतलब इनको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, तो अब देखिए एक्सटेंसिव के दो पार्ट होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप पी फॉर पॉजिटिव, इसमें जो ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल क्या होंगे, होल्स, एन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए पी टाइप जब ट्राइवैलेंट, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी 3 होती है, तो ये आप पी टाइप बनते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्राइवैलेंट के बताओ एग्जाम्पल, ट्राइवैलेंट के एग्जाम्पल बताओ। बोरान, गैलियम, इंडियम। तो बोल क्या है, बोरान, गैलियम, इंडियम। ठीक, तो इनको जब मिलाते हैं तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब
मतलब जिनकी संख्या कम हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होंगे, पेंटावैलेंट लाए जाते हैं। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट में आपका फास्फोरस हो गया और एंटीमनी, फास्फोरस, एंटीमनी, ये जो है आपके ये पेंटावैलेंट है, मतलब इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक, अब इनको जब मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक टूटता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक टूटेगा, तो मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी होल्स। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आता क्या, पूछा गया कई बार कि ईवी जो होता है, ईवी एक किसकी यूनिट है, तो ये यूनिट है आपकी एनर्जी की, एनर्जी। आज में से क्वेश्चन बनता है, ठीक, जगह है यहाँ है, जगह है। ठीक, देखो एक होता है आपका इंसुलेटर, एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, एक होता है आपका कंडक्टर। ठीक, ये आपका क्या होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है। क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या होता है, वैलेंस बैंड। अब देखो पहला इंसुलेटर है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या कहलाता है, एनर्जी गैप। ठीक, इसी को हम लोग ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको पार करके जब इसमें चले जाते हैं तो कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक, लेकिन ये जो इंसुलेटर की बात होती है, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए ये कंडक्टर नहीं बन पाते हैं। और रही बात सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसमें या तो डोपिंग कर दो या तो थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे तो ये वैलेंस बैंड से होते हैं कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए आसानी से कंडक्टर होते ही नहीं। ठीक, अच्छा, अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम के नियम को, ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं इधर, आइए, अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है, 0.67। कुछ बुकों में आपको 0.7 भी मिलेगा, 7 टू वो भी सही है। उसके बाद सिलिकॉन का जो होता है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और गैलियम आर्सेनाइड का कितना होता है, 1.41 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया सेमीकंडक्टर से हमने इसका ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किसमें 3 जंक्शन होते हैं, ट्रांजिस्टर में होते हैं, डायोड में होते हैं, एससीआर में होते हैं, चोपर में होते हैं। ठीक, तो इसमें तो आंसर फिलहाल एससीआर होगा, एससीआर से काम चला लेते हैं। अब देखिए जंक्शन की बात आती है तो सब में कितने कितने जंक्शन होते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक, बात आती है आपकी ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर आपका ये हो गया, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एमीटर होता है।
ठीक, ये आपका बेस होता है और ये आपका कलेक्टर होता है। ठीक, डोपिंग लेवल इसका ज्यादा होता है एमीटर का। डोपिंग लेवल जो होता है सबसे ज्यादा किसका जाता है, ज्यादा एमीटर का होता है। उसके बाद आपका कलेक्टर होता है सेकंड हाईएस्ट डोपिंग। ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट ये होता है। ठीक, चौड़ा कौन होता है, ये चौड़ा होता है कलेक्टर जो सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि इसको बैठा के दावत खिलानी है, बताया था ना। इसमें जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, इसमें जो आपके वो आएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स का हो चाहे मेजॉरिटी कैरियर्स का हो। पीएनपी में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स के कारण करंट फ्लो होती है और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसमें 95% होती है डेंसिटी, यहाँ पे क्या होगी 100% होगी और यहाँ पे 5%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, आईई होगी, इसमें आईबी होगी, इसमें आईसी होगी। ठीक, तो इनका जो रिलेशन होता है आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। ठीक भैया, तो खड़े हो, अल्फा बीटा का रिलेशन बताओ। अल्फा होता है अल्फा बराबर आईबी अपॉन आईई, यही होता है, यही होता है। और बीटा बराबर होता है आईबी अपॉन आईसी होता है। ठीक, ये आपके क्या गेन है, ठीक है, करंट गेन है। ठीक, अच्छा, अल्फा इज बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी से भैया बीटा की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, अब ये क्या है, ये जो है ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्या ये करंट कंट्रोलिंग। ये क्वेश्चन में पूछा था, किसी ने वोल्टेज कंट्रोलिंग लगा दिया, किसी ने वोल्टेज करंट कंट्रोलिंग लगा दिया। ठीक है, तुमने पता नहीं क्या लगा, नंबर याद नहीं, क्योंकि देखो मुद्दे की बात है, आपका चार्ज से हो रहा है ना सब कुछ, और चार्ज जब फ्लो होगा तो क्या करंट फ्लो होगी। ठीक, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम इसमें डायोड पे। ठीक, तो डायोड, अरे जंक्शन तो बताया नहीं कितने होते हैं इसमें बेटा, 2 जंक्शन होते हैं, J1 और J2 ये तो बताया ही नहीं। अब आते हैं हम डायोड पे। डायोड में कितना जंक्शन होगा, 1, ये P होगा, ये N होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एससीआर पे। ठीक, एससीआर में 3 जंक्शन होंगे, 1 2 PN J1 J2 J3। एनोड कैथोड। देखो जो एससीआर होता है बेटा, उसमें 4 लेयर होते हैं, 1 2 3 4 लेयर होती है। 3 टर्मिनल होते हैं, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। एनोड, कैथोड और गेट। जंक्शन कितने होंगे, J1 J2 3 जंक्शन होंगे। ठीक, अच्छा, और क्या है इसमें, जो आपका एससीआर ऑन किया जाता है वो गेट के माध्यम से किया जाता है। ये किस पे काम करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे काम करता है। ठीक, और चोपर क्या करता है, डीसी को डीसी कन्वर्ट करता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। कल इसी तरह कुछ और टॉपिक उठाएंगे, उसमें सारा चीरफाड़
कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।